दोस्तों, भारत ने चाइना को न सिर्फ पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ा है बल्कि जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया ने अपने आप को कई बिजनेसेस में डेवलप किया। फॉर एग्जांपल, पिछले दशक में इंडिया चाइना से 90% जूते आयात करता था। आज ये परसेंटेज घटकर केवल 5 से 10% ही रह गया। जी हाँ, इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया के लगभग सभी देशों जैसे दुबई, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कतर सहित दुनिया के 65 देशों में जूतों का निर्यात करता है। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जब जीडीपी और इकोनॉमी का नाम आता है तो भैया चाइना इंडिया से ऊपर ही नजर आता है। न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट जैसे सभी मायनों में चाइना इंडिया से बहुत आगे है। देखना अब यह है कि बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ क्या इकोनॉमी और बिजनेस के मामले में भारत चाइना को पीछे छोड़कर इतिहास रच सकता है, वो भी उस समय जब भारत में चाइना का सामान सबसे ज्यादा खरीदा जाता हो। तो आज इस वीडियो में हम भारत और चाइना के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। देखिए, भारत और चाइना के बीच बिजनेस मॉडल को समझने से पहले ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ये है हमारा देश इंडिया और ये है चाइना। चीन का एरिया 95,98,094 वर्ग किलोमीटर है और वहीं इंडिया का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मतलब चाइना का टोटल एरिया भारत के टोटल एरिया से लगभग 3 गुना बड़ा है। दोनों कंट्रीज के बीच एयरवेज से डिस्टेंस लगभग 1498 किलोमीटर का है। अब अगर हम सभी कंट्रीज की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई एक लिस्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के टॉप 5 जीडीपी कंट्रीज यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान और इंडिया है। लेकिन हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 में आईएमएफ ने अपने एनुअल पब्लिकेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इंडिया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, जो ऑल कंट्रीज में सबसे टॉप पर है। वहीं चाइना की ग्रोथ रेट को घटाकर 5% कर दिया है। अब भले ही भैया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 में चाइना से ज्यादा है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी हमेशा से इंडिया से ऊपर ही आ रही है। इस समय चाइना ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है। जहां 1990 में वर्ल्ड प्रोडक्शन में चाइना का शेयर ओनली 3% था, आज वो बढ़कर 28.4% हो गया। इसको ऐसे समझिए कि दुनिया में यूज होने वाले एयर कंडीशनर्स में से 80% एयर कंडीशनर्स चाइना मेड होते हैं। इंडिया में स्मार्टफोन का मार्केट ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें 70% से ज्यादा स्मार्टफोन्स चाइनीज कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया का टेलीविजन मार्केट 25,000 करोड़ का है, जिसमें से 45% हिस्सेदारी तो चाइना की है। होम अप्लायंसेस में 10 से 12%, टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में 25%। तो इस तरह से भैया चाइना इंडिया में हर सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी रखता है, चाहे फिर वो ऑटो कंपोनेंट हो, ऐप मार्केट हो, फार्म एपीआई का मार्केट हो या फिर स्टील मार्केट। इतना ही नहीं, सोलर पावर मार्केट में तो चाइनीज कंपनीज ने 90% तक बढ़त बना ली है। 60% सीमेंट, 50% कोयला, 45% से ज्यादा जहाज आज चाइना के द्वारा मार्केट में उतारे जाते हैं, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। जीडीपी के इस डिफरेंस को पास्ट में चलकर समझते हैं। आइए देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले 1700 में भारत का दुनिया की कुल जीडीपी का हिस्सा 24.4% था। वहीं जब भारत देश की आजादी के बाद ये परसेंटेज केवल 4.2% ही रह गया। सन 1978 तक भारत और चाइना की जीडीपी लगभग समान ही थी। लेकिन कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी की सरकार में जब इंडिया में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लागू की गई तो भारत की ग्रोथ में रुकावट आ गई। पूरे 21 महीने तक चले इस इमरजेंसी पीरियड में भारत की जीडीपी चरमरा गई, जबकि चाइना की ग्रोथ यहीं से बढ़ना स्टार्ट हुई। और फिर इस आपातकाल से उभरने के बाद इंडिया को संभलने में भी काफी समय लगा। भारत की जीडीपी में ग्रोथ तब देखने को मिली जब जून 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया और फिर यहीं से इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। जहां इंडिया की जीडीपी हर साल एवरेज 6% बढ़ रही थी, वहीं चाइना की जीडीपी हर साल 9.5% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखी जा सकती थी। इसके बावजूद भी 2013 तक इंडिया 11वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। वहीं अगले 10 साल बाद यानी 2023 में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। जिस ग्रोथ रेट से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर इसी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ते रहे तो 2050 तक क्या होगा, इसे एक कैलकुलेशन से समझते हैं। देखिए, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी $3.737 ट्रिलियन है, वहीं चाइना की नॉमिनल जीडीपी 17.786 ट्रिलियन है। जैसा कि वीडियो में बताया गया कि 2023 में इंडिया की ग्रोथ रेट का अनुमान 6.3%, इसे 7% मानकर चलते हैं, तो वहीं चाइना की ग्रोथ रेट का अनुमान 5% है।
अब अगर दोनों देश इसी ग्रोथ से आगे बढ़ेंगे तो अगले 27 सालों में मतलब कि 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी लगभग $20 ट्रिलियन से कम होगी। वहीं चाइना की इकोनॉमी $35 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। मतलब इंडिया और चाइना दोनों की ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट रहने पर भी 2050 तक चाइना की इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा ही होगी। वहीं अगर इंडिया ठीक इसी प्रकार अपनी एवरेज ग्रोथ रेट की कंसिस्टेंसी बनाए रखे और चाइना की ग्रोथ रेट 0% हो जाए, यानी चाइना बिल्कुल भी ग्रो ना कर पाए, तो फिर भी इंडिया को चाइना से आगे निकलने में 16 साल से अधिक लग जाएंगे। चलिए समझते हैं इंडिया को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सही करने के लिए किन किन एरियाज पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1, प्रोडक्शन इन लार्ज अमाउंट। देखिए, चाइना के प्रोडक्शन करने का अपना एक अलग तरीका है। इनकी अपनी एक एंटी लार्ज इंडस्ट्री पॉलिसी है, जिसके अकॉर्डिंग चाइना किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एक लार्ज स्केल पर करता है और यही वजह है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, जो क्लाइंट्स के लिए इजीली अफोर्डेबल होती है। प्रोडक्ट्स की रेट्स अफोर्डेबल होने की वजह से ही आज चाइना केवल चाइना में ही नहीं बल्कि इंडिया, यूएसए जैसे बड़े देशों में अपने प्रोडक्ट्स को लार्ज नंबर में सेल कर पा रहा है। दूसरा बड़ा रीजन ये भी है कि चाइना के पास एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट लोग हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू प्रोडक्ट्स को कॉपी करने में माहिर हैं। अगर मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो चाइना के लोग उस प्रोडक्ट को खोलकर देख लेते हैं कि इसे किस तरह से बनाया गया है और फिर उस प्रोडक्ट के जैसे ही सेम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एक लार्ज स्केल पर करते हैं और मार्केट में सबसे कम प्राइस पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जब सेम प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा तो हर कोई उसे खरीदना चाहेगा ना। और अगर हम भारत की बात करें तो आज भी लोग छोटे छोटे बिजनेस में लगे हुए हैं, छोटी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है और इजीली अफोर्डेबल ना होने के कारण लोग उसे नहीं खरीद पाते। वहीं एक तरफ जहां चाइना की लेबर अपने काम में एक्सपर्ट होती है, जिसकी वजह से अगर हम इंडिया के लोगों की इसकी तुलना करें तो कोई प्रोडक्ट जैसे कोई मोबाइल को जब तक इंडिया की लेबर 5 मोबाइल बनाते हैं तब तक चाइना के लोग 50 मोबाइल बनाकर तैयार कर देते हैं। मतलब वहाँ की लेबर प्रोडक्टिव है और यही वजह है दोस्तों कि उनकी सैलरी भी हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा होती है। इंडियन गवर्नमेंट को भी कोई भी नए तरीके और टेक्निक्स को अपनाने की जरूरत है जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम किया जा सके। नंबर 2, एजुकेशन। चाइना का बिजनेस मॉडल इंडिया और अदर कंट्रीज से बेहतर होने की एक वजह वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी है। चाइना अपने एम्प्लॉयज के लिए हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, जिसमें सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। वहीं अगर हम अब इंडिया की बात करें तो आज भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम किताबी ज्ञान पर ही बेस्ड है, जहां चाइना में अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करके न्यू स्किल्स सिखाई जाती हैं। एनकरेज करने के साथ ही साथ ट्रेनिंग और फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट भी कराया जाता है। वहीं इंडिया आज भी अपने उसी एजुकेशन सिस्टम को रिपीट कर रहा है। हालांकि इंडिया ने भी मेक इन इंडिया के जरिए लोगों में न्यू स्किल्स डेवलप करने का अच्छा प्रयास किया है, लेकिन वो इतना सफल नहीं हो पाया। चाइना में एक अच्छा माहौल होने की वजह से फैमिली से भी एनकरेजमेंट और सपोर्ट बना रहता है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बेस्ट मैनेजमेंट और ग्लोबल लर्निंग की प्रैक्टिस कराने के साथ ही साथ बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने में मदद भी करती है। जबकि एक बड़ा रीजन वहाँ का स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम भी है, जिसकी वजह से चाइना में स्टेबिलिटी बनी हुई है। यही कारण है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप लंबी चलती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट करना पसंद भी करते हैं। अब एक और अच्छी बात यह कि यहाँ पर बिजनेस के मामले में हर क्षेत्र में कंपटीशन है भाई, जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करने के लिए इजीली लोग मिल जाते हैं। वहीं इंडिया में कोई न्यू बिजनेस पॉलिसी लागू करने के बाद सरकार को खुद ये सोचना पड़ता है कि भाई अगले 5 साल बाद उनकी कुर्सी रहेगी या नहीं। इंडियन गवर्नमेंट को स्किल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने की जरूरत है, जिसमें लोगों को प्रैक्टिकली सिखाया जा सके। नाउ नंबर 3, कॉस्ट ऑफ पावर एंड अवेलेबिलिटी। चाइना ने अपने आप को इस लेवल पर डेवलप कर लिया है कि बिजनेस करने के लिए चाइना अपने देश के किसी भी एरिया में मिनिमम कॉस्ट पर पावर सप्लाई करती है और इंडिया में आज भी पावर एक समस्या बनी हुई है। जहां चाइना 24/7 पावर सप्लाई करती है, वहीं इंडिया में कुछ बिजनेस एरियाज को अगर छोड़ दिया भी जाए तो लोग 24 घंटे में से 8 से 12 घंटे पावर के लिए वेट करने में निकाल देते हैं। आज इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि पावर की कॉस्ट को कम करे और पावर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाए। नंबर 4, इंडस्ट्रियल नेटवर्क। देखिए, चाइना ने अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर बेस्ट हाईवेज, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बनाकर एक सप्लाई चेन बना दी है, जिस कारण से चाइना इजीली अपने किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ही कम समय में और कम से कम कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। जबकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना होने की वजह से इंडिया को अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने में प्रॉब्लम तो होती ही है, साथ ही साथ प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है।
इंडियन गवर्नमेंट को भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है ताकि इजीली एक इंडस्ट्रियल नेटवर्क बनाया जा सके। अब देखिए 2022 में इंडिया का एक्सपोर्ट 770 बिलियन का था। इस टारगेट को चाइना ने 2007 में ही अचीव कर लिया था। 2007 तक चाइना के पास स्किल्ड यूथ थी, जिसके दम पर चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इतना बूस्ट किया, लेकिन अब चाइना का डाउनफॉल शुरू हो गया है। जी हाँ, अब इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि चाइना में 2016 तक वन चाइल्ड पॉलिसी हुआ करती थी, जिसकी वजह से चाइना में यूथ कम हो गया है। और चीन की इसी पॉलिसी की वजह से आज इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पीछे छोड़ने में कामयाब हो सका है और आज इंडिया में चाइना से भी ज्यादा यूथ है। यही वजह है कि भैया इंडिया को चाइना से ज्यादा इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है। इसे 1980 से 2010 तक जापान की इकोनॉमी जर्नी से समझते हैं। देखिए 1980 तक जापान 10 से 11% की रेट से ग्रो कर रहा था और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, क्योंकि उस समय जापान कार, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी एटसेट्रा के लिए हब बन चुका था, जिसकी वजह से जापान को इकोनॉमिक बूस्ट मिला और ऐसा माना जा रहा था कि 2010 तक जापान यूएसए की इकोनॉमी को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वजह थी जापान के लोगों का शादी ना करना, जिसके कारण जापान में यूथ की कमी हो गई थी और किसी भी देश की इकोनॉमी वहां की यूथ पर डिपेंड करती है। आज इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सभी देशों से ऊपर है और इंडिया जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है तो हो सकता है कि भाई इंडिया आने वाले 50 से 60 सालों में चाइना की इकोनॉमी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। वैसे फ्यूचर को तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि इंडिया आने वाले 10 से 15 सालों में ही ऐसा कुछ कर ले जिससे चाइना को पीछे छोड़ सके, और ये भी हो सकता है कि 100 साल के बाद भी चाइना से पीछे बना रहे। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर इंडिया चाहता है कि भाई चाइना को पीछे छोड़कर आगे आए तो उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखा जाए और लोगों की स्किल के लेवल को अप किया जाए। साथ ही साथ फीमेल पार्टिसिपेशन पर ध्यान देना जरूरी है। जहां चाइना में 61% फीमेल्स काम करती हैं, वहीं इंडिया में ये परसेंटेज केवल 24% है। भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।